हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी बुक के भारत की खोज के प्रश्नों का उत्तर। पाठ का पहला प्रश्न है, आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास कुछ ऐसा बचा है जिसे शानदार कहा जा सके? यह प्रश्न अध्याय 2 के शुरुआती हिस्सों से लिए गए हैं। अब तक पूरी पुस्तक पढ़ चुके होंगे। आपके विचार से इन प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं? जो कुछ आपने पढ़ा है उसके आधार पर और अपने अनुभवों के आधार पर उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, भारत एक विशाल जनसंख्या वाला प्राचीनतम यानी पुराना देश है। यहाँ की विशिष्ट संस्कृति और सभ्यता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की महानता शुरू से वर्तमान तक विश्व में लोकप्रिय रही है। भारत एक एकमात्र ऐसा देश है जिसने अतीत में अनेक संस्कृतियों को बनते बिगड़ते देखा है। अनेकों संस्कृतियां आई और आकर या तो विलीन हो गई या तो नष्ट हो गई, परंतु इन सब में अपनी संस्कृति को न सिर्फ बचाए रखा है अपितु उसे श्रेष्ठ भी सिद्ध किया है। इस संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी किया है। आज बेशक एक बड़ी आबादी वाला देश है, परंतु उसके पास आज भी उसकी बहुमूल्य विरासत, उसकी संस्कृति, महापुरुषों का विचार और विविधता में एकता एवं धर्मनिरपेक्षता है। यही कारण है कि अनेक हमलावरों ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया, इसके बावजूद भी इसकी सत्ता को समाप्त नहीं कर पाया। आज भी विश्व की महान सभ्यताओं को नष्ट होने के बाद भी यह अपने अस्तित्व को बचाए हुए है। यहाँ की जनता, उनका रहन सहन, खान पान, सोचने विचारने की तरीका शामिल है। भौमिक रूप से नदी, पहाड़, मैदान, जंगल आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में क्यों पिछड़ गया? उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसके दो कारण हैं। इसमें पहला है, हमारे विचार से भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में इसलिए पिछड़ गया क्योंकि उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हो गई थी, जबकि विश्व के कई देशों में पुनः जागरण 15वीं शताब्दी में शुरू हो चुका था। इसके अलावा उस समय उत्तरी भारत में लगातार बाहरी आक्रमण हो रहा था। हमलों के कारण भारत का ध्यान अपने अस्तित्व को बचाए रखने में केंद्रित रहा। वह अपनी आंतरिक सुरक्षा में लगा रहा। सभी संसाधनों के होते हुए भी भारत वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों की ओर ध्यान नहीं दिया, केंद्रित नहीं कर पाया। यही कारण था कि भारत यूरोप से तकनीकी विकास में पिछड़ गया। और दूसरा कारण था कि अपनी संकुचित मानसिकता के कारण भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास के दौर में पिछड़ गया। इन रूढ़ियों ने भारत की गतिशीलता पर दुष्प्रभाव डाला। यद्यपि पुराने भारत पर नजर डाले तो भारत में मानसिकता, सजगता और तकनीकी कौशल का भंडार था। जहां हमने ब्रह्मांड के रहस्य को खोजे हैं, वहीं हम व्यर्थ के आमंत्रणों में भ्रमित होकर अपने ज्ञान को धूमिल कर चुके थे। भारत में व्याप्त निरक्षरता व समाज में बढ़ते जाति पाति ने भारत की गतिशीलता को छिन्न भिन्न कर दिया। हमारी सोच के दायरों को अब धीरे धीरे जैसे जंग लगने लगा। हमारे वैज्ञानिक चेतना इन आडंबरों, रूढ़ियों, संकीर्ण मानसिकता के नीचे दबकर रह गई। इसके विपरीत यूरोप भारत से कभी पिछड़ा हुआ था, अपनी वैज्ञानिक चेतना तथा बुलंद जीवन शक्ति और विकसित मानसिकता के कारण तकनीकी विकास में भारत से आगे निकल गया। तीसरा प्रश्न है, नेहरू जी ने कहा कि मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकता। अब आप बताइए, इसमें दो प्रश्न है। पहला है, आपके मन में अपनी मातृभूमि की कैसी तस्वीर है? और दूसरा प्रश्न है, अपने साथियों से चर्चा करके पता करो कि उनकी मातृभूमि की तस्वीर कैसी है और आपकी और उनकी तस्वीर, मातृभूमि की छवि में क्या समानताएं और विभिन्नताएं हैं। प्रश्न का उत्तर इस तरह से दे सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, हमारे मन में मातृभूमि की तस्वीर है। मातृभूमि से तात्पर्य है जहां एक ओर इसका भौगोलिक स्वरूप आता है, वहीं दूसरी ओर इसका सामाजिक स्वरूप आता है। मेरे दृष्टि से मातृभूमि सबसे अलग और गौरवशाली है।
जब हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो ये जहां उत्तर में पर्वतराज हिमालय, तो दूसरी ओर दक्षिण में अथाह समुद्र, पश्चिम में रेगिस्तान के रूप में विराजमान है, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये सब इसके ही रूप है जो हर जगह रमणीय और रोमांचकारी है। मातृभूमि ने अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों को जन्म दिया। इसी मातृभूमि ने जहां राजा राम और श्री कृष्ण के रूप में महापुरुषों को जन्म दिया है, तो ये उन महापुरुषों की भी जननी रही है जिन्होंने भारत का नाम इतिहास में अमिट अक्षरों में लिख दिया। इसने एक संस्कृति का पोषण नहीं किया, अपितु अनेक संस्कृतियों को अपने मातृत्व की छाया में पाल पोसकर एक महान संस्कृति का रूप में उभारा। इसने जहां गुलामी को सहा, तो वहीं स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया, और इन सभी कारणों ने इसे मातृभूमि का गौरव दिया है। मेरी मातृभूमि एक गौरवशाली मातृभूमि है। इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर इस तरह से होगा, हमारे साथियों के मन में अपने देश के प्रति अटूट लगाव है। वे अपने देश की संप्रभुता रक्षा के लिए सदैव बलिदान देने के लिए तैयार हैं। कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो संशय में रहते हैं, यानी शंका में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पश्चिमी सभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। वे विदेशों में जाकर बसना चाहते हैं, उन्हें पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी रहन सहन और तौर तरीके पसंद है। चौथा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही अपने एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सियाने के रूप में दिखाई पड़ता है। उन्होंने भारत के विषय में ऐसा क्यों और किस संदर्भ में कहा? उत्तर इस तरह से होगा, नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन करते हुए भारत के विषय में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व विख्यात और प्राचीनतम सभ्यता है। उनके अनुसार ये विकसित सभ्यता थी। उस विकास को पाने के लिए इस सभ्यता ने हजारों वर्षों का साथ लिया होगा। इस सभ्यता ने मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से व्यापारिक संबंध कायम किए थे। इस सभ्यता में नगर सभ्यता बड़ी उत्तम थी। यह संसार में अन्य देशों को मार्गदर्शन करते हुए आ रहा है। प्राचीन काल से यह शिक्षा का केंद्र रहा। भारत सदियों से गणित, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, औषधि विज्ञान, मूर्ति कला तथा अनेक शिल्प कलाओं में विकसित देश रहा है। नेहरू जी के अनुसार आधुनिक भारत को 6-7 हजार साल पुरानी इस सभ्यता से जोड़ता है। इसलिए नेहरू जी ने इस भारतीय सभ्यता की भोर बेला कहा, जो एक छोटे बच्चे की तरह नहीं बल्कि आरंभ से ही विकसित सियाने के रूप में विद्यमान थी। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी के अंत के बारे में अनेक विद्वानों के कई मत हैं। आपके अनुसार इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा? तर्क सहित लिखिए। उत्तर इस तरह से होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं, जिसमें पहला है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि अकस्मात किसी दुर्घटना के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया, पर इसका एक प्रमाण किसी के पास नहीं है। दूसरा है, कुछ मत के अनुसार सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी। यह एक नदी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध थी। इन्हीं बाढ़ों के कारण इस घाटी का अंत हो गया होगा। तीसरा, कुछ मत के अनुसार मौसम परिवर्तन से जमीन सूख गई होगी और उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में बदल गई होगी। इस मत के तो कुछ सबूत भी मिलते हैं, जैसे खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो सभ्यता के खंडहर बालू की सतह से नीचे मिला था। विद्वानों के अनुसार बालू के कारण जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। मेरे अनुसार बदलते मौसम के कारण भूमि उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में बदल जाना इस सभ्यता की अंत शुरुआत रहा होगा, क्योंकि एक सभ्यता एक ही स्थान पर इतने लंबे समय तक प्रगति की ओर अग्रसर होती रही हो, यूं तो नहीं उजड़ सकती। यदि कोई दुर्घटना घटी होती तो इसका प्रमाण हमें अवश्य मिलता। दूसरा, नदी में बाढ़ के कारण तो ये थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न करता है, परंतु यदि यह सत्य है कि इसका कोई कारण नहीं दिखता,
आज भी भारत के कई हिस्सों में बाढ़ आती है और हर दूसरे वर्ष आती है। इससे बर्बादी अवश्य होती है, पर एक सभ्यता का नाश हो जाए, इस मत का समर्थन करने का मन नहीं करता। इसलिए विद्वानों द्वारा तीसरे मत से सहमति लगती है कि इस सभ्यता का अंत मौसम परिवर्तन के कारण रहा होगा, क्योंकि मौसम ने उनकी कृषि संबंधी भरण पोषण संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर दिया होगा। वहां की भूमि का रेगिस्तान में तब्दील कर उस सभ्यता को दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया होगा। छठा प्रश्न है, उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि शरीर स्वस्थ हो और मन स्वस्थ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। आप यदि अपने दैनिक क्रियाकलापों में इसे कितना लागू कर पाते हैं, लिखिए। उत्तर इस तरह से होगा। उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि शरीर स्वस्थ हो, मन अच्छा हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। यह 100% सही कहा गया है। इसका तात्पर्य, जिसका अर्थ यह है कि यदि मन स्वस्थ होगा और तन स्वस्थ हो तो मनुष्य प्रगति पथ पर स्वयं आगे जा सकता है। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रातः काल उठकर नित्य व्यायाम करें, लंबी सैर पे जाएं और ये सब बड़े ही अनुशासन पूर्वक करें। यदि हम दैनिक कार्यों में इस प्रणाली को क्रियान्वित करते हैं तो हम एक उच्च आदर्श जीवन जी पाएंगे। एक स्वस्थ मन विचारों को जन्म देता है जो हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, हमारी सोच को सकारात्मक दिशा देते हैं और जीवन की धारा ही बदल देते हैं। स्वस्थ तन यानी स्वस्थ शरीर उस सकारात्मक दिशा के तालमेल को बिठाता है और हम निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। आज के समय में मनुष्य के पास जिसकी कमी है वह है समय। इस समय के अभाव ने उसकी दिनचर्या को मशीनी मानव की तरह बना दिया है। यहाँ कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, उसके पास स्वयं के लिए समय नहीं है। इसलिए हम अपने मन और तन की स्वच्छता से अनभिज्ञ हैं और इसी कारणवश अनेक मानसिक एवं शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त हैं। हमें चाहिए कि हम अनुशासन को अपने जीवन में स्थान दें, प्रातः काल उठें, व्यायाम करें, सैर पे जाएं, उस विचारों का मनन करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, तो हम स्वयं ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं।